नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 23 को समझेंगे। देखिए, अनुच्छेद 22 तक हम समझ लिए थे और आज समझेंगे अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझने से पहले हम एक बात आपको बता देते हैं कि यह जो अधिकार हैं ये हर व्यक्ति पर लागू होता है और आज हर समाज में हर व्यक्ति का शोषण होता है। तो आप अपना अधिकार पहचानिए और समाज में एक जैसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होता है उस कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की तरह आज आप आवाज़ अगर उठाते हैं तो आपका पड़ोसी का किसी का भी शोषण नहीं होगा या नहीं कर सकेगा लोग। तो आप इस बात को समझिए, आप पढ़ते हैं तो भी ठीक है और नहीं पढ़ते हैं तो भी ठीक है, आप अपने अधिकार को समाज में रह करके पहचानिए। ठीक है, तो चलिए हम आज समझाते हैं आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 23 में दिया गया है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझने से पहले हम समझते हैं कि ये शोषण आखिर होता कैसे। देखिए, शोषण का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को जबरन कोई कार्य करवाना उसका शोषण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं, एक अमीर आदमी है और एक गरीब आदमी है। एक अमीर है और एक गरीब आदमी है। देखिए, इस गरीब आदमी के घर में बेटी का शादी है, बेटी का शादी है और ये बेटी का शादी के लिए ये गरीब है, इसलिए बेटी का शादी में इसको क्या करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। इसके पास ऑलरेडी पैसा नहीं है तो ये जाएगा अमीर आदमी के पास और इससे क्या लेगा, कर्ज लेगा। तो कर्ज जो लेगा इनसे तो ये अमीर आदमी इसको कर्ज देगा, लेकिन ये अमीर आदमी क्या करेगा, इसे एक शर्त रखवा लेगा। शर्त क्या है इसका, शर्त ये है कि आपको हम जो पैसा देंगे वो 5% ब्याज होगा, साथ में आप ये बताइए कि 1 साल में हमें पैसा दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो 1 साल के लिए इसको मतलब एक दस्तखतनामा ले लिया जाएगा और इसको इस प्रकार से पैसा दिया जाएगा। अब इस आदमी को तो जरूरी है पैसा लेना क्योंकि ये गरीब है, तो गरीब है तो इसको पैसा की जरूरत है, तो शादी है बेटी का तो लेना ही पड़ेगा। तो इस आदमी ने इसको पैसा देता है, यानी कि ये अमीर है और ये गरीब है तो ये पैसा देता है। इसको कितना देता है, मान लीजिए कि 50,000 रुपया देता है। 50,000 रुपया देता है और 1 साल में जो इसका ब्याज हो जाता है 50,000 का इसका जो हो जाता है ब्याज लगभग ये 30,000 हो जाता है। तो 30,000 ब्याज 1 साल में हो गया और 50,000 ये हो गया। टोटल अगर इसका पैसा काउंट कर लिया जाए तो ये टोटल कितना हजार हो गया, 80,000 हो गया। 80,000 उसका पैसा 1 साल में बन गया। ठीक है, मतलब गरीब आदमी के पास में। अब ये बेचारा इसका कमाई है 8-10 हजार रुपया कमाई है, 8-10 हजार रुपया कमाई है, इसका मतलब इसको 80,000 देना है 1 साल में। अब जरा यहाँ पर समझिए, अगर ये पैसा नहीं दे पाएगा एक साल में तो ये व्यक्ति क्या करेगा, ये 80,000 का ब्याज जोड़ लेगा। 80,000 का ब्याज का मतलब होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ लेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ेगा तो मान लीजिए दूसरा साल में इसका पैसा हो जाता है इसका डबल, यानी कि 80 दूना हो गया 160, यानी 1,60,000 अगर हो गया तो 1,60,000 इस व्यक्ति को देना पड़ेगा। और ये व्यक्ति इसका 10,000 कमाई है, 5,000 इसका घर के मेंटेनेंस में चल जाता है, तो ये इसको पैसा लौटा पाएगा, नहीं लौटा पाएगा। ऐसे में ये व्यक्ति क्या करेगा, यानी कि इसको बोलेगा आपके पास अब एक ही तरीका है, आपका या तो बच्चा हो या तो आप हो, आप हमारे घर में आ जाओ और क्या करो, काम करो, तब ना इसका पैसा शोध होगा। तो ये आदमी इसके पास में आएगा और काम करेगा। अब इसका सैलरी यहाँ पर फिक्स करेगा, हाँ 10,000 रुपया फिक्स करेगा, लेकिन 10,000 रुपया जो इसको मिल रहा था वही पैसा यहाँ पर भी इसको मिल रहा है। लेकिन ये पैसा सोचिए कि इसका ब्याज अगर बन रहा है 10,000, यानी 2-3 लाख रुपया हो गया, तो 10,000 अगर इसका ब्याज महीने का बन रहा है तो जरा सोचिए 10,000 रुपया महीने का ब्याज इसका पैसा शोध होगा। अगर शोध भी कर देगा तो ये फिर अपना घर कैसे चलाएगा। तो ऐसे में ये अमीर आदमी क्या कर लिया, इस गरीब आदमी का कर लिया शोषण। इसको कहते हैं शोषण करना। ठीक है, देखिए शोषण के विरुद्ध जो अधिनियम आया था, मतलब इसी को सरकार रोकने के लिए, काहे कि इसको रोकने के लिए इसलिए जरूरी था, सरकार इसका बहुत प्रयोग करता था, मतलब कि अंग्रेज इसका बहुत ज्यादातर प्रयोग करता था, इसलिए अंग्रेजों के जमाने में ही 1927 में कानून बना शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आप जबरन किसी से इस प्रकार का शोषण नहीं कर सकते हैं। तो 1927 में सबसे पहले यह कानून
लागू हो गया। ठीक है, अब देखिए शोषण का एक मतलब और होता है कि मानव दुर्व्यवहार करना। मानव दुर्व्यवहार का मतलब साफ हो जाता है कि मानव को एक वस्तु की तरह बेचना। ठीक है, मानव दुर्व्यवहार का मतलब होता है कि यहाँ जो मानव हैं यानी जो लोग हैं उसको एक वस्तु की तरह बेचना। ठीक है, वस्तु के समान बेचना। ठीक है, यानी कोई आदमी है और कोई आदमी का क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है, इसी को कहते हैं मानव दुर्व्यापार। व्यापार का मतलब हम आगे इसमें समझते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ कहता है बलात् श्रम को प्रतिबंधित करना। अब प्रतिबंधित को पहले भूल जाइए और बलात् श्रम को समझिए। बलात् श्रम का मतलब होता है जबरन, यानी कि जबरन, जबरदस्ती, जबरन किसी व्यक्ति से क्या लेना, कार्य लेना। यानी कि इस व्यक्ति का कार्य करने का मन नहीं है लेकिन उसको जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, तो इसको कहते हैं बलात् श्रम। और इसी को प्रतिबंधित कर दिया, किसने कर दिया, सरकार ने कर दिया कि भैया आप किसी व्यक्ति से जबरन कार्य नहीं करवा सकते हैं, तो इसको कर दिया प्रतिबंधित। उसके बाद अगर हम बात समझते हैं तो बंधुआ मजदूर। देखिए बंधुआ मजदूर से ही हम इस भाषा को समझेंगे। बंधुआ मजदूर का मतलब होता है किसी के घर में रहकर सब दिन कार्य करते रहना ही क्या कहलाता है, बंधुआ मजदूर। अब देखिए बंधुआ मजदूर यानी कि ये कोई व्यक्ति है, ये किसी राजा महाराजा के यानी कि कोई अमीर आदमी का पैसा ले लिया है, तो ये व्यक्ति तो कार्य करबे करेगा, उसके बाद इसके नीचे और आएगा, इसका होने वाला संतान ये भी कार्य करेगा, इसका होने वाला संतान ये भी कार्य करेगा। यानी कि ये उसी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी के घर में कार्य करते रहेगा। और इसका यानी कि इसको बॉन्डेड लेबर भी कहते हैं, यानी कि इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। शोषण किस बात का हो रहा है, इसको कोई अधिकार नहीं है, ना तो खाने का अधिकार है, ना तो पीने का अधिकार है, ना तो बोलने का अधिकार है। बंधुआ का मतलब क्या होता है कि उसको जबरदस्ती एक कैद खाने में रख कर, उसको एक जगह ही रख कर दूसरा जगह उसको जाने नहीं दिया जाता, मतलब इच्छा के अनुसार, तो इसको हम क्या कहेंगे, बंधुआ मजदूर कहेंगे। इसका कोई मूल्य तय नहीं होता है। मूल्य का मतलब होता है इसको कितना पैसा मिलेगा ये तय नहीं होता है, मन हुआ तो दिया या मन नहीं हुआ तो नहीं दिया, तो इसको कहते हैं बॉन्डेड लेबर। तो वस्तु के समान बेचना, इसको अब हम दास प्रथा से समझ लेते हैं। देखिए दास प्रथा में क्या होता था, दास प्रथा में होता था जैसे एक माल, गाय माल का जो होता है यानी कि पशु जो होते हैं उसका जैसे व्यापार किया जाता है, मतलब मार्केट में जैसे उसका व्यापार होता है, उसी प्रकार यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों का व्यापार होता था जो कि मजदूर होते थे। और उस मजदूर, मान लीजिए कि हम एक अमीर व्यक्ति हैं, मेरा बहुत सारा फैक्ट्री है, तो हमारे पास मान लीजिए 100 लेबर है और 100 लेबर में हमको जो है जरूरत मात्र 50 लेबर का ही है, तो 50 लेबर हमारे पास क्या हो गया, एक्स्ट्रा बच गया। इस 50 लेबर जो हमारे या जो 50 लेबर हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया, इसको हम कहाँ ले जाएंगे, मार्केट में ले जाएंगे और मार्केट में जाके इस पे नीलामी लगा देंगे, यानी कि बोली लगा देंगे। जिस प्रकार गाय माल को बेचता है उस प्रकार इसको बेच दिया जाता था, तो इसको हम कहते हैं दास प्रथा। ये बहुत ही लंबे समय तक भारत में चला था। इसको इंग्लिश में स्लेवरी सिस्टम भी कहते हैं, तो स्लेवरी सिस्टम को याद रखिएगा। तो इसी में यानी कि वस्तु को क्या होता था, बेचना, यानी कि मानव का व्यापार करना। ठीक है, आप इस बात को समझे होंगे। ठीक है, आगे अगर हम चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो इसमें देखिए अगर सरकार अब इसमें क्या बोला कि देखिए अगर आप इस प्रकार का व्यापार करते हैं तो नहीं, आपको इस प्रकार का व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं है। तब एक अधिनियम लाया 1976 में। 1976 में लाया बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, यानी कि 1976 में इसको लाया। इसके तहत कोई भी आदमी, कोई भी ठेकेदार या कोई भी राजा महाराजा जो है किसी भी व्यक्ति को मजदूर, बंधुआ मजदूर या फिर दास प्रथा के रूप में नहीं बेच सकता था, इस प्रकार से उसे कार्य नहीं करवा सकता था। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा राहत मिला। ठीक है, आप इस बात को समझे होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, ये आया 1956 में।
ठीक है। महिला के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि महिला से किस प्रकार से व्यवहार करता था लोग, यानी कि महिला को भी जबरन किसी काम में थोपना होता है। जैसे कोई महिला है, उसको बोलेगा, क्या बोलेगा, तुमको वेश्यावृत्ति करना है, वेश्यावृत्ति करेगा। अब इस महिला का जो है वेश्यावृत्ति करने का अधिकार नहीं है, इसका मन नहीं है करने का। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पास जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता का अधिकार हम कहाँ पढ़े थे? 19 में पढ़े थे, आर्टिकल 19 में पढ़े थे। तो इसके पास स्वतंत्रता का अधिकार है, ये अपने इच्छा के अनुसार कार्य करेगा, यहाँ पर जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करवा सकता है। तो इस प्रकार से महिला में क्या कर दिया गया, उसके लिए अधिनियम लाया 1956 में कि अगर महिला अपने इच्छा से, अपने स्वेच्छा से अगर कार्य करती हैं, चाहे वो वेश्यावृत्ति ही का हो, उसको लीगल मान लिया जाएगा। लेकिन जब किसी महिला को जबरन जबरदस्ती करके ऐसा कार्य करवाया जाता है तो उसको इनलीगल मान लिया गया है। और 1956 के तहत अधिनियम में बनाया गया, इसके तहत इसको राहत दिया गया। ठीक है। उसके बाद कहते हैं बाल। बाल श्रम का मतलब, यहाँ पर बाल मतलब हो गया बच्चों, यानी कि बच्चों को आप ईंट के भट्टे पर या होटल में, रेस्टोरेंट में कहीं भी नहीं काम करवा सकते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा कि बाल और महिला दोनों के लिए यहां निवारण अधिनियम बनाया गया है 1956 में। ठीक है, आप इस बात को समझे होंगे। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है, कहता है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का मतलब होता है, देखे होंगे कि एक फिक्स रेट, यानी जब कोई मजदूर किसी के संस्थान में, किसी ठेकेदारों के पास, कोई कंपनी में काम करता है तो उसके लिए फिक्स मजदूरी करना पड़ेगा कि भैया अगर आप काम करिएगा तो आपको 10,000 या फिर आपको 20,000 रुपया महीने का वेतन दिया जाएगा। हम इसको मान लिए हैं, ये आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी का मालिक हो, कोई भी हो, वह एक फिक्स मजदूरी लेबरों का करेगा, यानी कि मजदूरों के लिए फिक्स मजदूरी करेगा। और उसको बताना पड़ेगा सरकार को कि हम इतना अपने कंपनी में न्यूनतम यानी कि 10,000 से सैलरी स्टार्ट किए हैं। ठीक है, आप इस बात को भी समझ लिए होंगे। तो आगे हम चलते हैं, आगे क्या कहता है। आगे देखिए इसमें है, कहता है संविदा श्रम अधिनियम। संविदा श्रम अधिनियम, देखिए सबसे पहले संविदा श्रम को समझिए, ये नहीं समझ में आता है। क्यों? देखिए इसमें सीधा बताया है ठेका वाला काम। ठेका वाला काम समझते हैं। ठेका मतलब कोई ठेकेदार से क्या करता है, 10 लेबर मिल करके ठेका पर कोई कार्य को ले लिया जाता है कि सर हम इसको कर देंगे, 10 दिन में पूरा कर देंगे। तो ठेकेदार इसके लिए खुश हो जाता है, कहता है ठीक है आप करो। तो ये कर लेता है। तो करने के बाद जो कहता है कि उसको जो ठेकेदारी दे, मतलब उसको जो काम दिया जाएगा 10 लेबर को, तो सबसे पहले उसको सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, उसका वहां पर शोषण नहीं होना चाहिए, उसको वो हर चीज चाहिए। जैसे एक हेलमेट चाहिए, जैसे एक जूता चाहिए जब कोई रिक्शा काम हो रहा हो तो उसको क्या करना है कि उसको एक देना है, बॉन्डेड बना के देना है कि भैया हम आपको ये सुविधा दे रहे हैं। और ये सरकार को भी बताना पड़ता है कि हम जो, मेरा जो लेबर है, हम जिसको ठेका पर काम दिए हैं उनको हम ये सुविधा प्रोवाइड किए, उसको रहने के लिए भी देना है। मतलब किसी भी तरह से इस लेबर का शोषण नहीं होना चाहिए। और इससे पैसे के जो बात होगा, पैसा का बात मतलब इसको उस प्रकार का मूल्य दिया जाना चाहिए। तो यहां पर जो ये संविदा श्रम अधिनियम आया, ये आया 1970 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो आप इस बात को भी समझ लिए होंगे। उसके बाद अगला बात कहता है समान प्राश्रमिक अधिनियम 1976। समान प्राश्रमिक अधिनियम का मतलब यही हो जाता है, समान मतलब होता है बराबर और प्राश्रमिक का मतलब होता है कार्य। यानी कि जब कोई व्यक्ति एक ही कार्य एक ही साथ करता है तो दोनों का श्रम क्या होना चाहिए, दोनों का मजदूरी जो होता है, मजदूरी वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बराबर होनी चाहिए। क्यों? मान लीजिए कोई पुरुष है और कोई महिला है, आप देखे होंगे कि महिला को क्या करता है, महिला और पुरुष दोनों कार्य करता है। तो महिला पुरुष दोनों कार्य करता है, लेकिन यहां पर क्या है, पुरुष को ज्यादा मजदूरी देता है और महिला को क्या होता है, कम मजदूरी। यानी ये दोनों व्यक्ति जो हैं,
पुरुष और महिला दोनों समान कार्य कर रहा है। समान कार्य का मतलब होता है कि मान लीजिए पुरुष भी पत्थर ढो रहा था और महिला भी पत्थर ढो रही थी, दोनों एकदम समान कार्य कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि उसको समान वेतन मिलना चाहिए, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं समान पारिश्रमिक अधिनियम। ये 1976 में आया। तो यहां पर महिलाओं का विशेष अधिकार है कि अगर पुरुष के बराबर आपसे काम लिया जाता है और आपको बराबर वेतन नहीं देता है तो आप आर्टिकल 23 के तहत आप थाना जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं अपने मांग को लेकर के। आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। अगर आपको बराबर सैलरी नहीं मिल रहा है तो आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। इस अधिकार को महिलाएं आप पहचानिए और अपना आवाज उठाइए। ठीक है, तो हम बात कर लिए आर्टिकल 23 का, अगले दिन हम बात करेंगे आर्टिकल 24 का। ठीक है, तब तक के लिए आप इतना समझ के रखिए। आज के लिए बस इतना ही काफी है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।